हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवालिक स्टडी हब। जैसे कि बच्चों, हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम अपने इन कम दिनों में अपने होल सिलेबस को कवर करेंगे और जो भी चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी मैंने आपको बताया हुआ था। और अब हम उन इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब हम उन पर क्लासेस करने जा रहे हैं कि कैसे उन टॉपिक्स को हमको कवर करना है। इसके साथ ही कि जो सेलिना पब्लिकेशन के बुक के हमारी एक्सरसाइज मेंशन है, जिसमें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगी। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो फोर्स से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व कराया जाएगा और सारे डाउट क्लियर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। इससे पहले हमारे चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और ये हमारा सेलिना पब्लिकेशन बुक का फर्स्ट चैप्टर है, आईसीएसई क्लास 10 फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स का बेसिक नॉलेज को समझते हैं। यहाँ पर फोर्स होता क्या है। देखिए, फोर्स की वजह से किसी भी चीज का आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसके शेप एंड साइज को चेंज किया जा सकता है, उसके मोशन को चेंज किया जा सकता है एंड उसके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। यानी अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को समझे तो फोर्स क्या होगा, या तो किसी चीज को आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। पुश आगे की तरफ करते हैं, पुल यानी पीछे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उसके मोशन में, उसके स्टेट में चेंजिंग आती है। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे, इट इज अ push or pull on an object that can change its motion and state। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो आप पुश कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, या पुल कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं। दैट कैन चेंज, जिसकी वजह से क्या परिवर्तन आ सकता है, इट्स मोशन एंड स्टेट, उसके मोशन में और उसकी स्टेट में। इतना ही नहीं, उसके शेप, साइज, डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से। अब बात करते हैं कि फोर्स हमारा जो है वो कैसी क्वांटिटी होता है। जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर। तो यहाँ हमको समझना है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले तो उसका क्वांटिटी, उसका यूनिट, उसका फॉर्मूला प्रॉपरली आना चाहिए। हर चीज को हमको रिलेट करके समझना है। तो फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, ये डिपेंड करता है। देखिए, दो कैटेगरी मैंने बताई, वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दो कैटेगरी में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायरेक्शन भी पता है, उसका मैग्नीट्यूड भी पता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो न्यूमेरिक वैल्यू साथ में लिखी जाती है, लाइक 9 न्यूटन, तो 9 हियर इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए, डायरेक्शन भी हमको पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो हमको किस डायरेक्शन में लगाना है, कितना लगाना है। दोनों चीजें हमको यहाँ पर पता होती हैं, तो इसलिए फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। और जहां पर हमको मैग्नीट्यूड तो पता होता है कि इतना वैल्यू है इसका, बट हमको डायरेक्शन नहीं पता होता है किस डायरेक्शन में हमको ये चीज अप्लाई करनी है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं पता है, मैग्नीट्यूड केवल पता होता है, वो होती है स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए पॉइंट पर रखा है और इसको हमको बी पॉइंट तक लेकर जाना है। अब बी पॉइंट तक लेकर जाना है तो इसका मतलब डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, फिक्स है। ठीक, अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, देखो ये डिपेंड करता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, वजन कितना है। तो भाई जैसा हमारे पास जो चीज उठाने के लिए बोला जा रहा है, उसका जितना वेट होगा हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी हमको ये इमेजिनरी पता होता है कि ऑब्जेक्ट को देखकर हम कितना वेट, कितना वेट है और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स और डायरेक्शन बोथ हमको यहाँ पर गिवन होते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज एन
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन और फोर्स दोनों कैसे होते हैं पता रहते हैं हमको। ठीक है, और अगर किसी में मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करते हैं फोर्स के कुछ फार्मूले की, जो कि जनरल फार्मूले क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे। सिंपल सा फार्मूला है। तो फोर्स को हम लोग देखिए, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हम सीख गए। अब देखते हैं कि इसका फोर्स का क्या क्या फार्मूला हो सकता है। तो पहला जो फार्मूला है, फोर्स को हम लोग डिराइव कर सकते हैं इन द रेट ऑफ चेंज इनटू मोमेंटम। मोमेंटम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, वही फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो पहला तो यही हो गया। तो इसको लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, फेयर। एफ तो हो गया हमारा फोर्स। डेल्टा पी, पहले तो आप डेल्टा का मतलब समझिए। डेल्टा चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पर ये डेल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब P1 P2 P2 माइनस P1, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये चेंजिंग को दिखाता है। और P यहाँ पर क्या है, मोमेंटम। टी की बात की जाए, देखो टी भी यहाँ पर जो डेल्टा अगर मेंशन है, इसका मतलब 2 टाइम हो सकता है। ठीक है, T2 T1, T2 से माइनस। देखिए इसमें क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू से हम लोग माइनस करते हैं। जैसे डेल्टा का मतलब है कि अप्रोक्स वैल्यू से जो भी ग्रेटर देन होगा उसको पहले लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि T2 ही लिखें, इसीलिए यहाँ पर अप्रोक्स का साइन लगाया जाता है। जो डिजिट बड़ी है उससे माइनस करना है। ठीक है, डेल्टा पी है तो ऐसे ही P2 माइनस P1, जो बड़ा वैल्यू उसको पहले लिखते हैं। ठीक, तो डेल्टा चेंजिंग को दिखाता है, और डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, टाइम। तो ये तो हमारा इसका पहला फॉर्मूला हो गया फोर्स का। कैसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इनटू मोमेंटम, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा अगर हम देखें, मैंने अभी बताया था कि भाई वेट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसका मास कितना है, और तब हम उसको क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एक फॉर्मूला इसका और होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू, नोट हो गया होगा। दूसरा फॉर्मूला है इसका, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, यहाँ पर मतलब समझिए। देखो सिंपल एक चीज मैं लगातार हर वीडियो में बताती हूँ कि ये मतलब एक चीज के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। तो आपको वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो हमारे न्यूमेरिक प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। जो वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एफ तो फोर्स है, ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट फॉर्मूले में मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पर जो एम है वो क्या है, मास या वेट भी लिख कर दे सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हालांकि मास वेट में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मास और वेट वो मेंशन करके दे रहे हैं, तो आपको यम की प्लेस में ये वैल्यू रखनी होगी। ए क्या है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है। ये क्या है, एक्सीलरेशन। अब सिंपल एक चीज और समझिए, आपको जब न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डिफिकल्टी सबसे बड़ी क्या होती है कि आप मीनिंग नहीं समझ पाते कभी कभी अच्छे से, या कुछ चीजें ऐसी मेंशन करके दे देंगे जिसका प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, और क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। तो सबसे अच्छा है न्यूमेरिक प्रॉब्लम के लिए आप सबकी यूनिट लर्न कर लीजिए। एसआई यूनिट क्या होती है वो आनी चाहिए, और दूसरा अगर एसआई यूनिट के अलावा फॉर्मूले से क्या यूनिट लिखी जा सकती है, यूनिट्स लर्न होगी तो उससे आप प्रॉपर वैल्यू लिख पाएंगे किस चीज की दी है। फिर हम रिलेट करते हैं कि किस फॉर्मूले में ये वैल्यू आ रही है, ऐसे न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं। तो आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे मास या वेट है, ये मास जो होता है इसकी यूनिट्स अगर हम देखें तो मास की यूनिट आपको केजी या ग्राम, ठीक, किलोग्राम या ग्राम में लिखी हुई मिलेगी। एक्सीलरेशन की बात की जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में अगर लिखा होगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एमकेएस यूनिट है, या इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं, और ये सीजीएस यूनिट्स हैं। सॉरी,
हाँ, यहाँ पर अब हम देखेंगे ये एक्सीलरेशन जो होता है, कहीं कहीं पर आपको F इजिकल्स टू ma यूज करना है और F इजिकल्स टू mg भी यूज करना है। तो mg को कब यूज करेंगे? फोर्स इजिकल्स टू मास इनटू, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर आपको अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी की बात कर रहा है, अर्थ की बात कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वहां पर आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यूज करनी है और ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी ये क्वेश्चन में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये वैल्यू फिक्स रहती है। यहां अगर हम इसको समझें, ये तो मास है, जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। यूनिट सेम होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में होगा तो सेंटीमीटर होगा, बट ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखी जाएगी और अप्रॉक्स में अगर देंगे तो 10 देंगे, ठीक। ये इसकी वैल्यू आपको रखनी है। तो ये दोनों चीजें समझ आनी चाहिए। अगर सिंपल एक्सीलरेशन ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा है, विदाउट ग्रेविटी अगर बात कर रहा है तो हम F इक्वल्स टू ma को अप्लाई करेंगे। अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात कर रहा है हमारे न्यूमेरिक में, तो हम F इक्वल्स टू mg को अप्लाई करते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे फोर्स के। यहाँ पर 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं। F इजिकल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जो कि मोमेंटम और टाइम पीरियड में रिलेशन दिखा रहा है। F इजिकल्स टू ma, which gives relation between the mass and acceleration, and F इजिकल्स टू mg, which gives relation between the mass and gravitational acceleration। इसकी वैल्यू याद रखनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूरा अगर हम एक्यूरेट लिखेंगे तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हमको सीखना है फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, ये मैं अभी तक आपको पीछे का प्रीवियस क्लास का पूरा रिव्यू करा रही हूँ फटाफट, है ना, ताकि एक माइंड मेकअप होना चाहिए। फोर्स क्या है, सिंपल इसके यूनिट्स क्या, सब कुछ देखिए बेसिक से एकदम स्टार्ट करिए ताकि एक एक पॉइंट्स क्लियर रहे। फिर हम अपना आज का टॉपिक, क्योंकि अब हमको 10th में पूरा मूवमेंट के बारे में ही पढ़ना है कि कौन सा मोमेंटम होते हैं, सिर्फ ये पढ़ना है। देखिए, अब हम बात करते हैं फोर्स की यूनिट्स की, ठीक। यूनिट ऑफ फोर्स, अभी तक तो हमने इसके फार्मूले सीखे हैं, फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है उसकी यूनिट सीखी। अब मेन जो टॉपिक है फोर्स, इसकी क्या यूनिट्स है वो आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन। ये याद रहना चाहिए, किसका है ये एसआई यूनिट? फोर्स का, ठीक है, पहला। दूसरा, चूंकि हमने फॉर्मूला लिखा था इसका F इजिकल्स टू ma, तो इससे भी हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, है ना। ये भी फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूले से जो यूनिट आएगी वो भी हमारी वो MKS सिस्टम में मानी जाती है। तो मास का होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ये भी इसकी यूनिट हो गई। दूसरा जो अभी हमको सीखना है वो ये वाली सीखनी है, न्यूटन। क्लास 10 ICSE बोर्ड की जो हम बात कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर में, तो आपके जो सिलेबस में यूज हो रही है वो न्यूटन, आपका एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको न्यूमेरिक में KGF मेंशन मिलेगा, किलोग्राम फोर्स, ये भी किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। या फिर ग्राम फोर्स, ये भी लिखा मिल सकता है। तो मोस्टली आपको क्वेश्चन में यही दोनों यूनिट्स देखने को मिलेंगे इस बार, किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर KGF लिखा है, GF लिखा है, किलोग्राम या ग्राम फोर्स, तो इसका मतलब ये फोर्स की यूनिट्स है, ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलो, ये तो हमारे हो गए एसआई यूनिट्स, और हमने क्या क्या फॉर्मूले यूज करने हैं फोर्स के वो सीख लिया। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम अप्लाई कर रहे हैं,
को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो उसके ऑब्जेक्ट के मोशन में या उसके स्टेट में चेंजिंग लाता है। अगर हम इसकी वजह से जो चेंजिंग देखें, फैक्टर्स देखें, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, डायरेक्शन, मोशन को चेंज करता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता रहते हैं। दूसरा, इसके हमने फार्मूले 3 सीखे हैं। F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एंड F इज इक्वल्स टू एम जी, जो हमको लगाना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, kgf एंड gf, ये हो गए फोर्स की यूनिट्स। अब आगे हमको जो हम लोगों का जो मेन टॉपिक्स है, हमको पढ़ना है जो हमारी सेलिना पब्लिकेशन बुक है, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। मेन हमारा टॉपिक यही है। अब हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स के। हमने ये तो सीख लिया कि किसी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें मूवमेंट्स होना स्टार्ट होते हैं, तो वो मूवमेंट किस तरीके से, वो हमको सीखना है। अब देखते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी पर कि बॉडी कैसी है, रिजिड है या नॉन रिजिड है। मूवमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रिजिड और नॉन रिजिड। फोर्स कैटेगराइज किया गया है 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, रिजिड है, और अगर ऑब्जेक्ट नॉन रिजिड है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट रिजिड है तो उसमें केवल और केवल मूवमेंट्स ही होंगे, उसका शेप, साइज, ये सब नहीं चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज ठोस है। रिजिड का मतलब हो गया हार्डनेस है उसके अंदर, तो उसमें क्या होगा, केवल मूवमेंट होंगे। नॉन रिजिड है तो इसमें बहुत चेंजिंग होगी, उसका मूवमेंट भी चेंज हो रहा है, उसका शेप, साइज भी चेंज हो रहा है। तो इसमें जैसा कि मेंशन भी है, रिजिड बॉडी कॉज ओनली कैन ओनली कॉज मोशन, इट कैन कॉज ओनली मोशन। एंड अगर हम नॉन रिजिड बॉडी की बात करें तो इट कैन कॉज बोथ। कौन कौन से बोथ चेंजेस करेगा, उसका शेप, साइज भी चेंज करेगा और उसके मोशन को भी चेंज करेगा। इन इट्स शेप एंड साइज एंड मोशन। ये है हमारा अब मेन टॉपिक जिस पर हमारा पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रिजिड है या नॉन रिजिड है। रिजिड मतलब ठोस हो गया, कठोर। नॉन रिजिड यानी कि वो हार्ड नहीं है। तो रिजिड है, इट कैन कॉज ओनली मोशन, उसमें केवल मोशन ही होगा, यानी केवल मूवमेंट ही करेगा वो। नॉन रिजिड है, इट कैन बोथ चेंज इन इट शेप एंड साइज एंड ऑल्सो मोशन। तो शेप, साइज भी चेंज होगा उसका और मोशन भी होगा, उसमें दोनों चीजें होंगी। अब हमको पढ़ना क्या है यहाँ पर, नॉन रिजिड, रिजिड। यहाँ जो है वो हमको रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, नॉन रिजिड के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट, उसमें हम लोग बस रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिजिड बॉडी में देखो, इसमें लिखा है रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड बाय अ फोर्स। जब भी किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, यानी जो हार्ड होती है, ठीक है, इसके ऊपर जब किसी फोर्स को हम अप्लाई करते हैं, कैन हैव 2 काइंड्स ऑफ मोशन। तो ये 2 कैटेगरी के मोशन को क्रिएट करता है। पहला इसमें आता है लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन। लीनियर को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन भी बोलते हैं। दूसरा आता है रोटेशनल मोशन। दोनों को हम समझते हैं पहले। यानी जो रिजिड बॉडी है ये किस टाइप के मोशन को क्रिएट करेगा, एक लीनियर, जिसको हम ट्रांसलेशन मोशन भी बोलते हैं,
और दूसरा बताता है रोटेशनल। तो ये कब होगा, लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन कब होगा रिजिड बॉडी में, रोटेशनल मोशन कब होगा। देखो, अगर कोई बॉडी किसी भी पॉइंट पर पाइवटेड नहीं है, पाइवटेड का मतलब होता है कि वो फिक्स नहीं है, किसी पॉइंट से उसको कनेक्ट जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, पाइवटेड नहीं है यानी फिक्स नहीं है। अगर कोई बॉडी फिक्स नहीं है तो यानी कि वो एकदम फ्री है मूवमेंट करने के लिए, उसको आप कहीं भी मूवमेंट करा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वो होता है लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन, जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो पाइवटेड नहीं होता है और एकदम फ्री होता है मूवमेंट मूवमेंट करने के लिए, वो देगा लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन। लाइक ये मार्कर है मेरे पास में और ये किसी भी पॉइंट पर पाइवटेड नहीं है, ठीक है, एकदम फ्री है, मैं इसको ऐसे पकड़े हुए हूँ, इसको मैं जिस डायरेक्शन में चाहूं अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो एकदम सीधा, ठीक है, जा रहा है, तो ये लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन हो गया, फ्री टू मूव। दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक पॉइंट से पाइवटेड होता है यानी कि फिक्स होता है, एकदम फ्री नहीं होगा मूवमेंट करने के लिए, नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो हमारा जो डोर हो गया, ठीक, डोर जो है वो पाइवटेड है, फिक्स रहता है। अब उसको हम मूवमेंट करा रहे हैं तो कैसे, हैंडल से ऐसे पकड़कर या पुश या पुल कर रहे हैं तो वो रोटेट करता है, यानी जो पाइवटेड बॉडी है तो वो कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर नहीं कर रहा, सीधा नहीं जा रहा है, वो कैसा कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर पाइवटेड बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन को क्रिएट कर रही है और जो नॉन पाइवटेड है, एकदम फ्री होती है मूवमेंट करने के लिए, वो लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन करती हैं, यानी कि सीधा ऐसे जाएंगी। जैसे कि फुटबॉल हो गया, इसमें जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो एकदम किसी भी पॉइंट से फिक्स नहीं है, फ्री टू मूव है, तो इसको जब हम फोर्स लगाएंगे तो एकदम लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन अप्लाई करने लगता है। रोटेशनल में जो पाइवटेड का मैंने एग्जांपल बता दिया, आप बाकी कई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फैन हो गया, सीलिंग फैन। अब ये क्या कर रहा है, फिक्स रहता है ना, इसको फिक्स किया जाता है, तो ये क्या करता है कि रोटेशनल मोशन कर रहा है। एक कंडीशन हमको और इसमें सीखनी है, यहीं पर हमारा आएगा रोटेशनल मोशन में, इसके जो बाद का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, मूवमेंट या फिर टर्निंग इफेक्ट। जैसे कि कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, जब हमने डोर का एग्जांपल अभी जो सीखा है, तो ये जो मूवमेंट करता है इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट या फिर टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट या फिर इसको हम टॉर्क बोलते हैं। देखिए ये कैसे अप्लाई किया था, अगर मान लो हमको डोर को ओपन करना है तो जहां पर ये पाइवटेड पॉइंट है तो उसी की तरफ, यानी हम क्या कर रहे हैं, एकदम हॉरिजेंटली, जैसे ये मान लीजिए डोर है, का हैंडल हो गया और ये हमारा 3 पॉइंट से ऐसे फिक्स है। अब हम इसको मान लो खोलना चाहते हैं, ठीक है, डोर को पुश या पुल कर रहे हो, खींच रहे हो या अंदर की तरफ आप पुश कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पाइवटेड पॉइंट्स हो गए, ये तीनों क्या हैं इसके पाइवटेड पॉइंट्स, ये फिक्स है। तो जब आप इसको ऐसे इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है, रोटेशनल मूवमेंट तो कर रहा है, ये तो समझ आ गया, बट किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस। एक्सिस यानी जो पॉइंट जहां पर ये फिक्स है, एक्सिस के अकॉर्डिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि देखो अब फोर्स यहां से आपने अप्लाई किया, अब मान लो फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, इसी सेम डायरेक्शन में लगाने लगो, जो फोर्स का डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस है, उसी के डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप हॉरिजेंटली इसको लगाओगे तो क्या ये मूवमेंट करेगा, नहीं करेगा भाई, अंदर की तरफ उसको दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं करेगा। यानी कि हमको क्या करना है, जब हम टॉर्क या क्या बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको जो फोर्स लगाना है परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे ये डिस्टेंस है तो फोर्स कैसे लगाएंगे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे, तब ये ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि वर्टिकली अप्लाई किया जाएगा
फोर्स नॉट हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली लगाओगे तो कोई भी मूवमेंट यहाँ पर ये रोटेशनल नहीं करेगा, हॉरिजेंटली नहीं अप्लाई करना है, हमको वर्टिकली अप्लाई करना है। अब ये तो बात डोर की थी, ऐसे सर्किल में भी अगर आप बात करें, कोई सर्कुलर चीज है तो उसमें भी अकॉर्डिंग टू एक्सेस ही हमारा फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो हमेशा वो मूवमेंट कैसा करेगा, डायरेक्शन कैसा उसका होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सेस। नोट करते हैं और अब हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए, तो अब हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो दो टाइप के मोशन को क्रिएट कर रही थी। अगर वो पाइवटेड नहीं है तो वो लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट करेगा। अगर किसी पॉइंट पर वो पाइवटेड है तो पाइवटेड बॉडी होने की वजह से वो रोटेशनल मोशन करता है। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमको लिखने को आएगी तो हम इसमें क्या बताएंगे, लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन कब होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, जब हम किसी स्टेशनरी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। स्टेशनरी रिजिड बॉडी जो कि किसी भी पॉइंट पर फिक्स नहीं है, पाइवटेड नहीं होती है, विच इज फ्री टू मूव, यानी जो मूवमेंट करने के लिए एकदम फ्री होगी। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन। यानी वो बॉडी क्या करेगी, जब हम किसी स्टेशनरी रिजिड बॉडी पर, यानी जो पाइवटेड नहीं है, इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो एकदम फ्री होती है मूवमेंट करने के लिए। द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और वो बॉडी क्या करती है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो सेम उसी डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर। एक तो यहाँ पर की फैक्टर हमको ये मिला, हमको क्या करना, देखिए आईसीएसई बोर्ड में रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहते हैं, सेम टू सेम नहीं हमको कॉपी करके लिखना होता है। तो आपको हर एक चीज के की फैक्टर्स पता होने चाहिए। जैसे रिजिड बॉडी में दो कैटेगरी के मोशन, ठीक है, अगर लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए बॉडी हमारी पाइवटेड नहीं होनी चाहिए, तभी लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट होगा। दूसरा हमने की फैक्टर ये देखा है कि वो एकदम फ्री टू मूव होगी, क्योंकि पाइवटेड नहीं है तो फ्री टू मूव होगी। तीसरा की फैक्टर हमारा ये है कि वो हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जैसे ये पाइवटेड बॉडी नहीं है, ठीक है, एकदम कैसा है, स्टेशनरी रिजिड बॉडी है, और इस पर फोर्स को अगर हम ऐसे लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो सेम इसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे सेम उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ये होता है हमारा लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। और अब हम इसको देखते हैं रोटेशनल मोशन को। इफ अ बॉडी इज पाइवटेड, इसमें तो भाई फिक्स होगा, जैसे ये फिक्स कर दिया गया किसी पॉइंट पर, अब इसको घुमा रहे हो तो इसके एक्सेस के अकॉर्डिंग, पहली चीज तो रोटेशनल मोशन जो होता है, इसमें जो रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा है वो हमेशा अबाउट टू इट्स एक्सेस होगा। एक्सेस कहाँ पर, जहां पर वो पॉइंट फिक्स होता है वो हमारा एक्सेस पॉइंट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। जैसे हम स्पैनर को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, नट को खोलने के लिए किसी चीज को स्पैनर को यूज कर रहे हो, तो वो क्या होगा, एक पॉइंट हमारा पाइवटेड हो गया, ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस मूवमेंट कर रहा है। इफ अ बॉडी इज पाइवटेड एट एनी पॉइंट at a point and a force is applied on the body about the axis passing through the pivoted point, this is turning effect। अब ये देखो टर्निंग इफेक्ट, घुमा रहे हो ना तो ये हो गया टर्निंग इफेक्ट। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे अब आगे। अ फोर्स दैट इज एंड द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, और ये मोशन कौन सा होगा, रोटेशनल मोशन होता है। तो क्या सीखा हमने, रोटेशनल मोशन में बॉडी पाइवटेड होनी चाहिए और जो मूवमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस मूवमेंट होगा। दूसरा कि यहाँ पर इसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और जो मोशन यहाँ क्रिएट हो रहा है वो रोटेशनल मोशन होगा। एक और सबसे बड़ा फैक्टर, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूवमेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स के डायरेक्शन में ही मूवमेंट करने लगता है, किसमें, लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन में। लेकिन रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है। रोटेशनल में लीनियर, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया, रोटेशनल में
जो डिस्टेंस होती है, जो डायरेक्शन होगा उसका, और जिसमें आप फोर्स अप्लाई करो, तो डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स का जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं। सेम डायरेक्शन में लगाओगे, बॉडी फिक्स होती है, मूवमेंट नहीं करेगी। जैसे भी डोर का एग्जांपल दिया था, तो जहां पर ये डोर फिक्स है, ठीक, ये डोर है, अब यहाँ फिक्स है, तो इसके एक्सेस पर ही अगर आप फोर्स लगाओ तो ये मूवमेंट नहीं करेगा भाई। उसी तरफ आप पुश करो बराबर, मूवमेंट नहीं करेगा। हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर, वर्टिकली, हॉरिजेंटली नहीं। हॉरिजेंटली कभी भी रोटेशनल मोशन में हॉरिजेंटली फोर्स नहीं लगाना है। आप कैसे लगाएंगे, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाता है। तो परपेंडिकुलर अप्लाई करने से फिर ये रोटेशनल मोशन को क्रिएट करता है। सबसे बड़ा की पॉइंट याद रखना, इसमें परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है, ठीक, और इसमें कैसा होगा, इसमें तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये फोर्स के सीधा सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारा हो गया यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन इसकी, और की फैक्टर भी हमने सीख लिए। अब हम यहाँ पर जो एक वर्ड आया है टर्निंग इफेक्ट, अब हमारा मेन टॉपिक यही है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। टर्निंग इफेक्ट की वजह से ही रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे किस डायरेक्शन में, मैंने जैसे भी बताया है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा फोर्स लगाना है रोटेशनल के लिए, और लीनियर और जो ट्रांसलेशन मोशन होता है इसमें हमारा फोर्स अप्लाई किया जाता है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अब हम टर्निंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम सीखेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। भाई चीज जो हम रोटेशन करवा रहे हैं, जब रोटेशन कोई चीज कर रही है तो वो दो तरीके से, जरूरी तो नहीं है कि सेम ही डायरेक्शन में रोटेशन करे, अपोजिट डायरेक्शन में भी तो रोटेशन कर सकता है। जैसे व्हील है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेम डायरेक्शन में ही। इसके एग्जांपल में मैंने मेंशन किया है, रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है रोटेशन ऑफ व्हील। ये कैसे मूवमेंट करता है, अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस। रोटेशन ऑफ डोर कैसे मूवमेंट कर रहा है, जब उसमें वर्टिकल फोर्स लगा रहे हो, परपेंडिकुलर। और इसके एग्जांपल में था पुशिंग अ वॉल लाइंग ऑन द फ्लोर। फर्स्ट पर कोई वॉल पड़ी है और उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो लीनियर मोशन क्रिएट करेगा। टर्निंग इफेक्ट में जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पढ़ेंगे, तो क्लॉकवाइज जो कि हमारी घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, इसको फटाफट नोट करते हैं और बात करते हैं टर्निंग इफेक्ट की। देखिए अब हम समझते हैं टर्निंग इफेक्ट को, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क भी बोलते हैं। ये एक तरीके का फोर्स होता है जिसको अप्लाई करने से जो बॉडी है वो रोटेशनल मोशन क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एक बॉडी है जो हमारा पॉइंट ओ पर इसको पाइवटेड है, ये फिक्स है। तो अगर हम इस पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजेंटली, लाइक एपी डायरेक्शन में, ठीक है, यही हमारा ये क्या है, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन हम देख रहे हैं, इसमें हॉरिजेंटली दिखाया गया है। तो अगर इस डायरेक्शन में हम अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस यहाँ पर फोर्स को अप्लाई नहीं किया जा रहा है, हॉरिजेंटली दिखा रहे, तो क्या ये मूवमेंट करेगी, रोटेट होना स्टार्ट होगी? नहीं रोटेट करेगा। सर्कुलर मोशन ये तभी करेगा, तभी रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा जब हम इसमें अकॉर्डिंग टू एक्सिस यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता हुआ फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इसमें वर्टिकली फोर्स को अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से 90 डिग्री डायरेक्शन में, है ना, ये 90 डिग्री हो गया हमारा। तो जब हम इसमें वर्टिकली फोर्स को अप्लाई करेंगे तब ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। इसको ही बोलते हैं हम टर्निंग इफेक्ट। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसी भी बॉडी पर टर्निंग इफेक्ट हमारा क्या होता है,
उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मोमेंट ऑफ फोर्स या इसको टॉर्क क्यों बोलते हैं, अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी टर्निंग इफेक्ट क्या है, जिसको हम उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सिस के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी हमारा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। इसको टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं। फैक्टर की बात की जाए कि हमारे टर्निंग इफेक्ट पर ऐसी कौन सी फैक्टर हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं, तो पहला दो चीजें यहाँ पर देखिए, फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है। अब बॉडी हैवी है, हार्ड है, उसको फोर्स कम लगा रहे हो तब भी वो रोटेशनल मतलब मूवमेंट नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये हमारा पहला फैक्टर। दूसरा, अभी मैंने आपको समझाया, अगर आप हॉरिजॉन्टली लगाओगे तो मूवमेंट नहीं करेगा। हमको 90 डिग्री वर्टिकल पोजीशन में अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस वर्टिकली 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको फोर्स अप्लाई करना है, तभी वो बॉडी क्या करेगी, रोटेशनल मोशन क्रिएट करती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये दो मेजर फैक्टर हैं हमारे। और अब हम इसमें देखते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। इस पर आपके न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, तो ये न्यूमेरिक के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिक में फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। और अब हम इसका कुछ न्यूमेरिक रिलेशंस भी देखेंगे जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो नोट करते हैं और इसके हम देखते हैं फॉर्मूले को। चलिए अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, इसके फॉर्मूले को समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको आप एम से या टॉर्क है तो इसको हम इस तरीके से टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमने सीखा है कि ये दो चीजों पर, एक तो अप्लाइड फोर्स पर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला बना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको डी एस इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसको एस लिखा हुआ है। तो तीनों का मतलब समझते हैं यहाँ पर। वेयर टाउ इज इक्वल्स टू टॉर्क, ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। एफ क्या है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, पूरा ही लिख लीजिए इसको। ये अप्लाइड फोर्स हो गया। और एस है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। along to its axis। अब इसको कैसे पहचानेंगे, यूनिट समझ लेते हैं हर किसी की। देखिए फोर्स है तो ये न्यूटन में दिया होगा, या फिर केजीएफ में दिया होगा, या फिर ग्राम फोर्स में दिया होगा। डिस्टेंस है मीटर में दी होगी या फिर सेंटीमीटर में दी होगी, ठीक है। इस यूनिट से ही आप पहचान सकते हैं इजीली क्या है ये। और एक चीज और हमको देखनी है, न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सारी यूनिट सेम सिस्टम में ही होनी चाहिए। एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट सारी बनानी है, एमकेएस सिस्टम है तो एमकेएस में सारी यूनिट्स लिखनी है, सीजीएस में दी है तो सीजीएस में। कहने का तात्पर्य ये है कि सारी यूनिट सेम हमको रखनी है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई यहाँ वैल्यूज हमारी। अब जो हमारा मेन यहाँ पर आया है टॉर्क क्यू रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है। टॉर्क के एसआई यूनिट अगर हम इससे निकालें तो क्या बन गई, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये होती है टॉर्क की एसआई यूनिट। और इसको हम न्यूटन, इसका केजीएफ भी होता है तो इसको केजीएफ मीटर भी लिख सकते हैं। और ग्राम फोर्स में लिखोगे तो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इसकी एक यूनिट होगी। ये थी हमारे टॉर्क की एसआई यूनिट, जो कि एमसीक्यूज में अभी तक ज्यादा पूछी गई हैं। एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। और आगे देखते हैं इनका कुछ
और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि 1 न्यूटन मीटर जो वैल्यू होती है, अगर हमको उसको कन्वर्ट करना हो डाइन सेंटीमीटर में तो ये होगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। दूसरा, पहला पॉइंट, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिक में इसको यूज किया जाता है, वैल्यू चेंज करने को आती है, तो वो आपको पता होना जरूरी है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी 1 मार्क के साथ पूछ सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर कितने डाइन सेंटीमीटर के इक्वल होता है। दूसरा है इसमें 1 kgf मीटर में कितने न्यूटन मीटर होते हैं। 1 kgf मीटर इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन मीटर। तीसरा है 1 ग्राम फोर्स मीटर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर। देखिए ये थी इम्पोर्टेंट वैल्यू इसकी, और इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उस शॉर्ट वीडियो में जो चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको हम न्यूमेरिक में यूज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने, तो वो आपको पता होने चाहिए, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो आप वहां से सारे फॉर्मूलों को नोट कर सकते हैं। ये वैल्यूज हैं, इनको लर्न करना है, ये एमसीक्यूज में रहती है। ज्यादातर एमसीक्यूज में क्या आपका एसआई यूनिट्स पूछ लेते हैं या फिर इस टाइप से रिलेशन पूछे जाते हैं, तो ये हमको पता होना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं किस जो रोटेशनल मोशन होता है वो 2 डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम उसको समझते हैं, इसको नोट कर लेते हैं फटाफट। अब हम लोग समझते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को। क्लॉकवाइज मूवमेंट में, जिसको मैंने डायग्राम की हेल्प से समझाया है, जैसे ये हमारी बॉडी है जो P पॉइंट पर पॉइंटेड है, फिक्स है, और इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट को दिखाया गया है, इस तरीके से हमारी क्लॉक जो है वो मूवमेंट करती है। इफ द इफेक्ट ऑन अ बॉडी इज टू टर्न क्लॉकवाइज, यानी अगर हम किसी बॉडी पर कुछ इस तरीके से इफेक्ट को देख रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे देन द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोला जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही क्लॉक हमारी कुछ इस तरीके से मोशन करती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ ये बॉडी हमारी पॉइंटेड हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से मोशन कर रही है। इसमें लिखेंगे इफ द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, यानी हम इस बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट है, इसका जो रोटेशन है, वो कुछ इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन होगा और ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होता है। ये होता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन और ये होता है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हम इसमें जो हमारे की फैक्टर पॉइंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमेशा पॉजिटिव लेना है। जब हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम आगे हम डिस्कस करेंगे, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिक प्रॉब्लम तो आनी फिक्स है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा, अगर क्लॉकवाइज है तो वो वैल्यू हमको पॉजिटिव लेनी है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेनी है। क्लॉक डायरेक्शन भी पूछते हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें डायरेक्शन भी पूछेंगे कि इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है, वो आपको बताना रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वो डायरेक्शन पूछे तो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो आपसे इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स अप्लाई किया जा रहा है, इसकी बात कर रहा है। क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन होता है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लग रहा है बाहर की तरफ, यानी कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। तो ये था हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अब हम कपल पर बात करते हैं। कपल एक ऐसा यहाँ पर मूवमेंट की बात करेंगे जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि टैप हो गया, तो टैप को जो हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट हमारे कैसे हो जाते हैं, इक्वल कंडीशन में। यहाँ पर कपल अप्लाई हो रहा है, तो इसको नोट डाउन करते हैं और आगे बात करते हैं हम।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कपल के बारे में। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? देखिए कपल में क्या होगा कि सेम लाइन में दो फोर्स एक्ट करते हैं और वो दोनों सेम ही क्वांटिटी के होंगे, इक्वल फोर्स होते हैं, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। एक जो है वो अपर डायरेक्शन में काम करता है तो सेम दूसरा ही फोर्स डाउनवर्ड पोजीशन में काम करता है। एंड दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। जैसे इस तरीके से आप बना सकते हो उसको। ठीक है, ये मान लिया हमारा पैरेलल लाइन है, या फिर कोई रॉड हो सकता है, बीम हो सकता है। तो ये फोर्स इसमें ऊपर की तरफ अप्लाई किया जा रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ। इस तरीके से हमारा स्टीयरिंग व्हील देखें अगर हम, तो जितने भी हमारे रोटेशनल मोशन वाले, जैसे कि यहाँ पर टर्निंग ऑफ वाटर टैप है, टर्निंग स्टीयरिंग व्हील हो गया, टर्निंग द की ऑफ लॉक हो गया, ये सारे कपल पर बेस्ड होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से एक्ट करते हैं। एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी के होंगे बट डायरेक्शन दोनों को कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो ये सिचुएशन जो हमारी बनती है वो होता है मोमेंट ऑफ कपल। टू इक्वल फोर्स, ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी। टू इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन acting along the same line should be parallel to each other, that is called moment of couple। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो अगर देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है सेम फोर्सेस हैं। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये 4 न्यूटन है तो ये भी 4 न्यूटन होगा। इसकी डिस्टेंस कुछ मेजर कर लेते हैं, लाइक 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालेंगे? एक तो फोर्स एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये इस पाइवटेड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, एंड फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां से पाइवटेड पॉइंट्स की इसकी डिस्टेंस, और दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा? आइदर फोर्स दोनों में से कोई ले सकते हो क्योंकि दोनों ही सेम क्वांटिटी के हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, तो फाइनली हमको मोमेंट ऑफ कपल के लिए जो हम टॉर्क के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे थे सेम लगाना है, बस टॉर्क में इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें बस फोर्स सेम होते हैं और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। ठीक है, तब कपल मोमेंट ऑफ कपल क्रिएट होता है। यहाँ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस, जो कि ये डी पूरा लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा इसका F इंटू एस। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक टर्निंग ऑफ वाटर टैप। जैसे हम वाटर टैप को ओपन कर रहे हैं, या मान लीजिए मैं इस कैप को ही ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी फिंगर्स को, जितना ये फिंगर आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ये पीछे की तरफ उतना ही थंब हमारा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो सेम क्वांटिटी में ही यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। टर्निंग स्टीयरिंग व्हील भी हमारा कपल का ही एक एग्जांपल है। टर्निंग द की ऑफ लॉक, तो जब हम की को उसमें रोटेट कर रहे हैं तो वो भी जब ऐसे हमारी फिंगर्स रोटेट हो रही होती हैं तो उसमें भी कुछ इस तरीके से फोर्स एक्ट करता है, सेम क्वांटिटी विद इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। यूनिट की बात करें तो सेम टॉर्क्यू का ही इसमें यूनिट रहेगा, न्यूटन मीटर। अब रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है, जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज एंड काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, और उसके जस्ट तुरंत बाद हम सेलिना पब्लिकेशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिक्स भी करने हैं, और देन हम सॉल्व करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो उस पर जो फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, और चैनल को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।